स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी बेटियां। स्कूल से लौटकर देखा, नीचे स्कूटर खड़ा हुआ था। थोड़ा दिमाग पर जोर दिया तो याद आया फूफा जी का है। मन में थोड़ा खटका भी हुआ। अपने रिश्तेदारों में मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ थी तो इसी इंसान से। पता नहीं क्यों। ऊपर आकर देखा, मेरा अंदाज एकदम सही था। श्रीमान फूफा जी सोफे में धंसे हुए थे और माँ तिपाई पर बैठकर उनसे बात कर रही थी। माँ पर बड़ा गुस्सा आया। तिपाई क्या बैठने की चीज है? कुर्सी पर बैठ जाएंगी तो क्या फूफा जी की बेइज्जती हो जाएगी? पता नहीं कौन से युग में जी रही हैं। उन्हें नमस्ते करके मैं भीतर चली गई। दीदी चाय छान रही थी। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। अरे तू हाथ मुंह तो धो ले। पर मैं मानी नहीं, ट्रे लेकर बाहर आई। माँ उठो तो वहां कुर्सी पर बैठो, मैंने आदेशात्मक स्वर में कहा। ये दीदी के बस का थोड़े ही था। माँ के उठते ही मैंने ट्रे तिपाई पर रखकर आगे सरका दी और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गई। आजकल कहाँ हो? वही निवेदिता में। पेमेंट ठीक ठाक करते हैं? हाँ, प्राइवेट स्कूल के हिसाब से ठीक ही करते हैं। मुझे डर लगा कि अब वे पूछेंगे कितना देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं गोल ही कर जाती ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसा पूछना अभद्रता है। पर उनका अगला प्रश्न था, सुनीता आजकल क्या कर रही है? बंसल ग्रुप में है, पिछले 7 सालों से वही है। वे लोग तो बनिए हैं, काम कसकर लेते होंगे और पेमेंट के नाम पर ठेंगा। इस प्रश्न का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वे बोले, विनीता वही है सर्किल ऑफिस में? जी। अब तो उसके 2 इंक्रीमेंट ड्यू हो गए होंगे। कुल मिलाकर कितना पड़ जाता होगा? माँ मुंह खोलने ही वाली थी कि मैंने उनका हाथ दबाकर उन्हें चुप कर दिया और खाली कप लेकर भीतर चली आई। दीदी कितनी अच्छी बात है न कि हम 3 ही बहनें हैं, नहीं तो शायद यह इंटरव्यू कभी खत्म ही नहीं होता। बोर हो गई मैं तो। अरे ये आदमी दूसरी कोई बात ही नहीं करता। दीदी बोली, तुम्हारे आने से पहले यही सब कुछ मुझसे पूछा जा चुका है, तो फिर दोबारा पूछने में क्या तुक थी? कहीं इनकी पोस्टिंग इनकम टैक्स में तो नहीं हो गई? क्या पता, पर उन्हें सबकी सैलरी में बड़ा इंटरेस्ट है। माँ से भी पेंशन का हिसाब ले चुके हैं। छोटी अगर इनके सामने आ गई तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम दोनों ने तो इन्हें झेल भी लिया, पर उसमें इतना पेशेंस नहीं है। कुछ भी बोल देगी। मैं थोड़ा बाहर ही बैठती हूँ। माँ को भी उनके साथ अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। एहतियात के तौर पर मैं पुनः बाहर आकर बैठ गई। स्कूल में 5 घंटे मगजमारी करने के बाद घर आकर थोड़ी देर लेटने का मन होता है। ईश्वर से मना रही थी कि ये बोर प्राणी जल्दी से विदा ले ले, पर वे थे कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोचा होगा अब आए हैं तो तीसरी से भी मिलकर ही जाएंगे। विनीता रोज की तरह 6:15 बजे लौटी। घर में अनचाहे मेहमान को देखकर वह भी थोड़ी बोर ही हो गई, पर नमस्ते तो करनी ही थी। उन्होंने छूटते ही प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। और सुनाओ, कैसा चल रहा है? जी ठीक है। आजकल तुम्हारे सी कौन है? अग्रवाल, आर के अग्रवाल। दफ्तर तो शायद तुम्हारा एमपी नगर में है ना? जी। फिर लंच के लिए न्यू मार्केट तक क्यों आती हो? एमपी नगर तो होटलों से भरा पड़ा है। विनीता का चेहरा एकदम फक हो गया। फिर धीरे धीरे वह तमतमाने लगा। मैंने एकदम कहा, छोटी दीदी कब से चाय लेकर बैठी है, जल्दी से जाकर ले लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। उसे तो खिसकने का बहाना ही चाहिए था। वह तुरंत भीतर चली गई। अब फूफा जी माँ से मुखातिब हुए। आज दोपहर को एक छोकरे के साथ होटल में खाना खा रही थी। मैंने सोचा आपको आगाह कर दूं, कल को कुछ ऊंच नीच न हो जाए। मुझे तो जैसे आग लग गई। माँ भीतर की ओर मुंह करके विनीता को तलब करने जा ही रही थी कि मैं फुफकार कर उठ खड़ी हुई। फूफा जी, आप तो वल्लभ भवन में है न? फिर लंच के लिए रोज पहाड़ी उतरकर न्यू मार्केट तक आते हैं? वे एकदम सकपका गए। फिर तुरंत संभल कर बोले, रोज कौन आता है अनीता, दोस्त लोग इसरार करते हैं तो कभी कभार मानना भी पड़ता है। तो यही आप विनीता के लिए क्यों नहीं सोचते? लड़की नौकरी कर रही है, ऑफिस में कभी किसी को ट्रीट देनी भी पड़ती है, कभी किसी से लेनी भी होती है। तो अब वह पिद्दी सी लड़की भाई साहब की बराबरी करेगी? माँ झल्लाई। देखिए, मैंने तो अपना समझ कर आपको सावधान कर दिया। आप आगे आपकी मर्जी।
नहीं फूफा जी, आपने अपना समझा होता तो वहीं रुककर उससे बात करते, लड़के का पता ठिकाना पूछते। वह तो आपने किया नहीं, शिकायत करने यहाँ दौड़े चले आए। आपको यह शोभा नहीं देता। चुप कर लड़की, माँ गुर्राई। पर मैं चुप नहीं हुई। कहा फूफा जी, पापा की तेरे ही खाकर आप जो गए हैं तो उसके बाद आज दर्शन दिए हैं। इस बीच आप लोगों ने कभी यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, अपने लोग क्या ऐसे होते हैं। वे एकदम उठ खड़े हुए। चलता हूँ भाभी जी, मैं नहीं जानता था कि आपकी बेटियों के पढ़ निकल आए हैं, उन्होंने कहा और दनदनाते हुए सीढ़ियां उतर गए। उनके जाते ही माँ मुझ पर फट पड़ी। 2 मिनट चुप नहीं रह सकती तुम? हर बात का जवाब देना क्या जरूरी है? अब वे पूरी बिरादरी में जाकर मेरे नाम के कसीदे पढ़ेंगे कि लड़कियों को क्या अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे बोलने का शौक नहीं है माँ, पर तुम्हारी वजह से बोलना पड़ता है। तुम्हें अगर अपने बच्चों का पक्ष लेती, उनकी गलतियों को छुपा लेती तो क्या परेशानी थी। पर नहीं, तुम तो उल्टे सबके सामने ही डांटने डपटने लग जाती हो। अभी जो मैंने फूफा जी को खरी खोटी न सुनाई होती तो तुम उन्हीं के सामने छोटी का झोंटा पकड़कर पूछताछ शुरू कर देती। इसी तमाशे की उम्मीद में तो वे आए थे, पर हाय बेचारों को निराश होकर लौटना पड़ा। तो तुम क्या समझती हो वे चले गए हैं तो मैं छोटी को बख्श दूंगी? उससे पूछोगी यही न, तो इत्मीनान से पूछ लेना वह कहीं भागी तो नहीं जा रही। देखो माँ, लड़कियों से अगर नौकरी करवानी है तो दिल और दिमाग दोनों खुले रखने होंगे। दुनिया जहान की लड़कियां नौकरी करती हैं, क्या सब ऐसे रंग बिखेरती हैं? क्या रंग बिखेर दिए उसने? किसी ने कुछ कह दिया और तुम लगी ताल ठोकने। इसी से तो रिश्तेदारों को शय मिलती है। मैंने वह विषय वहीं समाप्त कर देना चाहा था, पर तभी विनीता सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ पूछो माँ, क्या पूछना है? इस समय वह काफी सहज लग रही थी। उसका आत्मविश्वास देखकर लग रहा था कि वह संभावित हमले के लिए तैयार होकर आई है। उसकी दिलेरी से माँ चौंकी तो पर विचलित नहीं हुई। दबंग स्वर में पूछा, होटल किसके साथ गई थी? फूफा जी ने बताया तो था। लड़के का नाम बता। क्या इस शहर के सब लड़कों को तुम जानती हो? वह तुझे होटल क्यों ले गया था? अभी अनुदी ने बताया तो था। नौकरी में यह सब चलता ही रहता है। तेरे पापा भी तो उसी दफ्तर में थे, सुपरिंटेंडेंट थे, पर उन्हें तो कभी किसी ने खाने का निमंत्रण नहीं दिया। यह मेरा कसूर तो नहीं है माँ, और तुम अगर जरा जरा सी बात पर यूं पंचायत लेकर बैठ जाओगी तो ठीक नहीं होगा, कहे देती हूँ। उसने जैसे धमकी ही दे डाली। सुनीता दीदी ने बीच बचाव किया। यह बात नहीं है विन्नी, तुम इतनी छोटी हो, इसी से फिक्र होती है, और तुम्हारा दफ्तर तो घाघ लोगों से भरा पड़ा है। तो यह तब नहीं पता था जब मुझे नौकरी पर भेजा गया था। छोटी तो मैं तब भी थी, शायद आज से भी 3 साल छोटी थी। उसका रुख एकदम आक्रामक हो गया था। नौकरी को लेकर वह बेहद टची हो गई है। सब जानते हैं कि यह नौकरी उस पर जबरन थोपी गई है, और यह जतलाने का एक भी मौका वह हाथ से नहीं जाने देती। नौकरी करने का मतलब यह तो नहीं कि जिस तिसके साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरो। माँ बदस्तूर जारी थी। अब बस भी करो माँ, विनीता भगवान के लिए तू ही चुप हो जा। चल कमरे में चलकर आराम करते हैं। आई हूँ तब से यही चकचक मची हुई है। मैं उसे खींचकर कमरे तक ले गई। वह हम बहनों का साझा कमरा था, पर उसने मुझे भीतर आने ही नहीं दिया। एक तरह से परे धकेल कर दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपमानित सी बाहर खड़ी रह गई। दीदी रसोई में सब्जी काट रही थी। मैं भी पहुंच गई। लाओ मैं कुछ करवा दूं? क्यों, आज ट्यूशन नहीं जाना है क्या? जाना भी चाहूँ तो कैसे जा सकती हूँ? वो महारानी तो दरवाजा बंद करके बैठ गई है। आई हूँ तब से मैंने न मुंह धोया है, न कपड़े बदले हैं। ऐसी भूतनी सी कैसे चली जाऊं? आज न जाओ तो अच्छा है। क्यों? माँ को एक तुम ही काबू कर सकती हो। मुझे तो वह घास नहीं डालती, तुमसे ही डरती हैं। आज तुम न होती तो अच्छा तमाशा हो जाता। तमाशा वैसे भी कौन सा कम हुआ है? आज तो हमने झुग्गी झोपड़ी वालों को भी मात कर दिया। मैंने कनस्तर से आटा निकालते हुए कहा। अरे रहने दे। दीदी परात खींचने लगी। तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूंगी? तुम्हारा मुंह देखूंगी? वही देखने लायक होता तो क्या बात थी, दीदी ने ओसांस भरकर कहा। अपने सामान्य रंग रूप को लेकर बेचारी बड़ी कुंठित रहती है। उनकी यही व्यथा उन शब्दों में प्रकट हो रही थी। विषय बदलने की गरज से मैंने कहा, और माताराम कहाँ है?
गैलरी में बैठी चौधरी आंटी की प्रतीक्षा कर रही है। प्रवचन में जाना है न। बेचारी चौधरी आंटी, वह इनकी तरह फुर्सत में थोड़ी है। बेचारी घर भर को खाना खिलाएंगी तब बाहर निकलेंगी। यहाँ तो फुर्सत ही फुर्सत है। अच्छा दीदी, अगर हमारे यहाँ 3 बहनें नहीं होती, सब भाई ही होते, तो माँ क्या करती? उन्हें भी रसोई में जोत देती। तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी खूब दौड़ता है। दीदी मेरी बात पर हंस रही थी, पर मैंने कोई गलत नहीं कहा था। पापा की मृत्यु के बाद से माँ ने किचन में पाँव नहीं दिया था। कहती अब किसके लिए बनाऊं, जैसे हम लोगों का कोई वजूद ही न हो। हमेशा अपने दुख को लेकर बिसूरती रहती। कभी यह नहीं सोचा कि केवल उन्हीं पर वज्रपात नहीं हुआ है, उनकी बेटियां भी अनाथ हो गई हैं। उनका रुख देखकर हम लोगों ने आपस में काम बांट लिया था। दीदी सुबह 9 से 2 बजे तक काम पर जाती थी। मेरा स्कूल 12 से 5 तक का था, इसलिए सुबह का खाना मैं बनाती थी, शाम को दीदी देख लेती थी। विनीता छोटी थी और हमेशा छोटी ही बनी रही। भाभी जी, नीचे से चौधरी आंटी की आवाज आई। माँ तो तैयार ही थी। उन्होंने भीतर आकर जैसे दीवारों से कहा, मैं जा रही हूँ, और चली गई। हम दोनों निशब्द उनका सीढ़ियों से उतरना सुनते रहे। बड़ी देर बाद दीदी बोली, अनु, माँ का कुछ करना पड़ेगा। क्या? देखो न, इतना पूजा पाठ करती हैं, व्रत उपवास करती हैं, सत्संग में जाती हैं, पर उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि और भी बदतर होता जा रहा है। दीदी ठीक कह रही थी। पापा की मृत्यु के बाद से माँ बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी। पता नहीं कैसी असुरक्षा की भावना उनके मन में घर कर गई थी कि वे हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगी थी। मेरी तो उनसे हमेशा झड़प हो जाती है। दीदी बेचारी बहुत शांत और सहनशील हैं, पर मैं बहुत मुंहफट हूँ। किसी की गलत बात तो मैं सह ही नहीं सकती। विनीता को इतने दिनों तक हम लोग छोटी सी मासूम सी गुड़िया समझते थे, पर जब से नौकरी करने लगी है, वह मेरे भी कान काटने लगी है। माँ चली गई तो दीदी ने कहा, अनु, एक बार दरवाजा खटखटाकर देख तो, मुझे डर लग रहा है। तुम क्या सोचती हो, वह पंखे से लटक जाएगी? चुप कर, जो मुंह में आया बोल देती हो। फिर डर किस बात का लग रहा है, मैंने छेड़ा। दीदी छेप गई। यही डर लग रहा है रे, आजकल रोज तो किससे सुनती हूँ। फिर भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आत्महत्या वे करते हैं जिनके सपने टूट जाते हैं। विन्नी ने तो अभी सपने देखना शुरू किया है। मेरा अनुमान एकदम सही था। करीब 8:30 बजे वह बाहर निकली और रोज की तरह लड़िया कर बोली, दीदी खाने का क्या डील डोल है? बहुत भूख लग रही है। खाना तो लाडो कब से तैयार है, मैंने कहा। हम तो बस तुम्हारे कोप भवन के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रोज की तरह तीनों खाने की मेज पर बैठी। माँ ने रात का खाना करीब करीब छोड़ ही दिया था। फिर भी विनीता ने पूछ ही लिया, माताश्री का आज क्या फिर उपवास है? उपवास भी है और उन्हें प्रवचन में भी जाना था। उनसे कहो यार कि मजे से दोनों वक्त खाए पिए और खुश रहें। जियो और जीने दो। भूखी रहती है तो दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, सारा घर परेशान होता है। उसके इस कथन पर हमने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। दीदी मुझे बार बार इशारा कर रही थी कि मैं उस लड़के के बारे में पूछूं। उनकी अपनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने जानबूझकर उन्हें अनदेखा किया। मैं खाने को बदमजा करना नहीं चाहती थी। हम लोग रोज की तरह कैसेटों की, सिनेमा की, क्रिकेट की बातें करते रहे। भोजन सानंद संपन्न हो गया। सोचा था रात को इत्मीनान से विनीता से बात करूंगी, पर वह तो बिस्तर पर पड़ते ही सो गई थी। दिन भर की थकान और तनाव अब उसके चेहरे से गायब थे और वह एक बच्ची की तरह मासूम लग रही थी। दीदी भी ज्यादा देर तक जागने की आदी नहीं है। सुबह 5 बजे से उठ जाती हैं, इसलिए रात 10 बजते बजते उनकी आंखें झपकने लगती हैं। मैं लेकिन देर तक सो नहीं सकी। सोचने का रोग मुझ में कुछ ज्यादा ही है। पापा की मृत्यु के बाद से ये बीमारी कुछ ज्यादा ही हो गई है। आज भी मुझे पापा की मृत्यु के बाद का सारा घटनाक्रम याद आ रहा था। शाम को सब लोग रोज की तरह पापा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संदेशा आया, पापा अस्पताल में हैं। हम लोग सब भागे भागे अस्पताल पहुंचे। तब तक सब समाप्त हो चुका था। लोगों ने बताया कि शायद दफ्तर में अचेत होते ही उनके प्राण निकल गए थे।
अस्पताल ले जाना तो मात्र औपचारिकता थी। अगले 10-12 दिनों में घटनाक्रम इतनी तेजी से घूमता रहा कि सोचकर आश्चर्य होता है। एक व्यक्ति की मृत्यु कितने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर गई थी। पापा की राख ठंडी भी न हो पाई थी कि सबको घर परिवार की चिंता सताने लगी। चिंता की तो बात ही थी, आखिर 3-3 लड़कियों की जिम्मेदारी का सवाल था। मम्मी को पेंशन तो मिलने वाली थी, पर उससे क्या होता? उन दिनों दीदी ही बस काम कर रही थी, वहाँ भी बहुत अच्छा वेतन नहीं था। सबसे बड़ा सहारा था अनुकंपा नियुक्ति का, और सबसे ज्यादा उहापोह भी उसी को लेकर थी। माँ का तो प्रश्न ही नहीं था, कुल जमा 8वीं पास थी। बहुत होता पियोन की नौकरी मिल जाती, पर वह हम में से किसी को भी गवारा नहीं था। चाचा बोले, सुनीता को लगवा देते हैं, उसके दबे हुए रंग के कारण शादी में वैसे ही बहुत अड़चन आ रही है। सरकारी नौकरी लग जाएगी तो लड़के वाले हाथों हाथ ले लेंगे। पर मामा जी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। बोले, सुनीता की समस्या तो हल हो जाएगी, पर हमारी बहन का क्या होगा? उसे तो इसी कमाई के सहारे जिंदगी गुजारनी है। तो क्या लड़कियों को जिंदगी भर घर में बिठाकर रखेंगे? मान लो अनीता को भी लगवा देते हैं, तो 3-4 साल में उसकी भी शादी तो होनी है। एक प्रावधान होता है, फूफा जी बोले। लड़की अगर शादी कर भी ले तो भी आधी तनख्वाह वह अपने मैके वालों को देने के लिए बाध्य होती है। अरे लाख कानून हो, पर ब्याही लड़की का पैसा कौन लेगा बताइए तो? मौसी ने तुनक कर कहा। तो ऐसा करते हैं, विनीता को लगवा देते हैं। कम से कम 8-10 साल तक तो चिंता नहीं रहेगी, बाद में देखा जाएगा। अब तक मैं मूक दर्शक की भांति सारा तमाशा देख रही थी। अब मुझसे चुप नहीं रहा गया। मामा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उसकी कोई उम्र है नौकरी करने की? बच्ची है अभी तो। कोई दूध मुही बच्ची तो है नहीं, 18 पार तो कर चुकी होगी। तो क्या हुआ, इस समय वह पीएमटी की तैयारी कर रही है। पापा का कितना मन था कि कम से कम उनका एक बच्चा डॉक्टर बने। हम दोनों आर्ट्स वाली थी, इसी पर सारी आशाएं थी। कम से कम पापा का सपना तो पूरा होने दीजिए। सपना पूरा ही करना था तो बने रहते, खुद तो चले गए और मेरी जान को ये 3-3 बलाएं छोड़ गए। माँ रोने लगी। वातावरण फिर शोक मग्न हो गया। जीजी ठीक कह रही हैं। वैसे 3-3 लड़कियों की जिम्मेदारी कम नहीं होती। इस पर डॉक्टरी पढ़ाना क्या कोई हंसी खेल है? इतना खर्च कौन उठाएगा? हम लोग उठा लेंगे। दीदी तो जॉब कर ही रही हैं, मैं भी नौकरी कर सकती हूँ। आप पापा के स्थान पर मुझे लगवा दीजिए। और कल को शादी करके चली जाओगी तब? तब क्या हम तुम्हारे दरवाजे आकर भीख मांगेंगे? मेडिकल की पढ़ाई कोई 1-2 साल की नहीं होती, पूरे 5 साल लगते हैं। और देखो, उसके भाग्य में अगर डॉक्टर बनना होता तो जीजाजी असमय क्यों चले जाते? या वही पिछले साल निकल जाती, इस साल ड्रॉप न लेना पड़ता। चाचा बोले। मुझे बड़ा ताव आया। कहा, चाचा जी, पीएमटी इतनी आसान नहीं है। बहुत ही जहीन या भाग्यवान होते होंगे जो पहली बार में निकल जाते हैं। अधिकांश लोग तो 2-2 3-3 कोशिशें करते ही हैं। वैसे ये अच्छा ही हुआ जो वह पिछली साल रह गई, नहीं तो झक मारकर कोर्स तो पूरा करवाना ही पड़ता। चाचा ऐसे बोल रहे थे जैसे फीस उन्हें ही भरनी थी। मामा जी, आप लोग चाहो तो मुझसे लिखवा लो। विन्नी की पढ़ाई पूरी होने तक मैं शादी नहीं करूंगी। फिर तो ठीक है। और कर भी लोगी तो क्या हम तुम पर दावा ठोक देंगे? फूफा जी बोले। अनीता, तुम तो पीएचडी कर रही हो, तुम्हें भी तो किसी कॉलेज में तुरंत जॉब मिल जाएगा। या क्लर्की में अपनी डिग्री क्यों बर्बाद करती हो? यह नौकरी विनीता को करने दो, उसकी जिंदगी बन जाएगी। अरे बीए एमए घूमते रहते हैं और उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तुम तो समझ लो कि विनीता बड़ी भाग्यवान है जो बैठे बिठाए सरकारी नौकरी मिल रही है। नहीं तो आजकल हायर सेकेंडरी को पूछता कौन है? अजीब शख्स है, बाप की मौत को भाग्यशाली बता रहा है। मन हुआ कह दूं, भगवान ऐसा भाग्य आपके बच्चों को भी दे, पर चुप कर गई। मैंने और दीदी ने बहुत जोर लगाया, पर हमारी एक न चली। माँ को तो सारे रिश्तेदारों ने ऐसा घेर रखा था कि वे हमारे हिस्से आती ही न थी। पिता तो चले ही गए थे, माँ भी हमसे दूर हो गई थी। वे हमारे किसी सुझाव, किसी प्रस्ताव को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। विनीता को जब यह निर्णय सुनाया गया तो उसने रो रो कर घर भर दिया और हम लोग असहाय होकर देखते रहे। उसने खाना पीना छोड़ दिया, पर कोई नहीं पसीजा। एक तरह से हाथ पकड़कर ही उससे एप्लीकेशन लिखवा ली गई। हम दोनों से भी लिखवा लिया गया,
कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम अपना हक स्वेच्छा से छोड़ रही हैं। माँ का तो प्रश्न ही नहीं था, उनके भाई उनसे जहाँ चाहे दस्तखत करवा सकते थे। इसके बाद पीएमटी की परीक्षा आई और चली गई। सूजी हुई आंखें लिए विनीता घर में कैद होकर बैठी रही। उसने सहेलियों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, उसका हंसना बोलना बंद हो गया था। पूरे 4 महीने लगे, तब जाकर उसका ऑर्डर आया। पहले दिन मामा जी दफ्तर तक पहुंचाने गए थे। मैं उसके लिए मिठाई लेकर आई। दीदी नया पर्स, छाता, टिफिन बॉक्स लेकर आई। मैंने अपने 2 अच्छे सूट उसे निकाल कर दिए। बड़ी बहन के नाते हम यह कर रहे थे, पर मन में एक अपराध भाव तो था ही। सुबह घर से छुई मुई सी रोनी सूरत वाली विनीता ऑफिस गई थी, पर शाम को लौटी तो बदली हुई थी और फिर बदलती ही चली गई। सुबह की चाय हम लोग अक्सर गैलरी में ही लेते हैं। हम लोग मतलब मैं और दीदी। माँ तो उस समय सोई रहती हैं। मूड हुआ तो विनीता हमारे साथ बैठ जाती थी, पर अमूमन वह उतनी सुबह बिस्तर छोड़ना पसंद नहीं करती है। घर में वही एक खुली जगह है, इसलिए मैंने वहाँ 10-20 गमले रख लिए हैं। उनकी साज संभाल का भी वही समय होता है। उसके बाद तो पूरा दिन भाग दौड़ में ही बीत जाता है। चाय पीकर रोज की तरह दीदी अखबार देखने लगी थी। मैं मनी प्लांट के पत्तों को गीले कपड़े से पोंछ रही थी। तभी विनीता की महीन सी आवाज आई, दीदी चाय है? बिल्कुल है, जा जल्दी से कप ले आ। उसके भीतर जाते ही दीदी फुसफुसाकर बोली, लगता है महारानी का दिमाग आज ठिकाने पर है। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती रही। विनीता भी तब तक कप लेकर लौट आई थी। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसने कहा, अनु दीदी, आप कभी कोहिमा गई हैं? वहाँ के मनी प्लांट्स देखिए। यू कांट इमेजिन सच ए बिग साइज। बातों का सूत्र पकड़कर मैंने पूछ लिया, कल कोहिमा गई थी? उसकी स्वीकारोक्ति के साथ ही दीदी शुरू हो गई, किसके साथ गई थी? पराग के साथ। पराग शुक्ला तुम्हारे दफ्तर में है? नहीं, शुक्ला अंकल का लड़का है। वो एक बार मुझे घर छोड़ने नहीं आए थे। उन्हीं शुक्ला जी का बेटा है। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्टर साहब। क्या बेटा भी उनके साथ ठेकेदारी करता है? नहीं, वो तो मंडी द्वीप की किसी फैक्ट्री में है, इंजीनियर है, डिप्लोमा है। तुम्हारी पहचान कैसे हुई? अंकल के साथ वह भी कभी कभी ऑफिस आ जाता है। कल लंच पर अंकल भी साथ थे। कमाल करती हो दीदी, अब मुझे टोकना ही पड़ा। कल अगर शुक्ला जी साथ में होते तो क्या फूफा जी भागे भागे रिपोर्ट करने आते? फूफा जी तो बेहद घटिया इंसान है, छोटी ने मुंह बिचकाकर कहा। जैसे खुद है वैसा ही दूसरों को समझते हैं। पराग बेचारा इतना शरीफ लड़का है, इतना मॉडेस्ट और इतना हेल्पफुल। सो तो होगा ही। ऐसे वैसे को तो तुम मुंह नहीं लगाओगी, मैं जानती हूँ। मैंने छोटी का मन खुश करने के लिए कहा, पर दीदी जुटी हुई थी। फिर भी छोटी, थोड़ा संभल कर ही चला करो, जमाना बड़ा खराब है। पराग लड़का अच्छा होगा, पर क्या कह सकते हैं। तुम लोगों के बीच ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है ना? सिर्फ फ्रेंडशिप ही है ना? ऐसी वैसी बात का क्या मतलब है दीदी? छोटी एकदम भड़क गई थी। साफ साफ पूछो ना कि मेरा उससे कोई अफेयर तो नहीं है। एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि मैं अपने को उस दफ्तर में दफन नहीं होने दूंगी। मुझे बेहतर जिंदगी की तलाश है, एक मजबूत सहारे की तलाश है। अगर मेरे भाग्य से मुझे कोई अच्छा साथ मिलता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करूंगी। ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। तो क्या तू शादी करने की सोच रही है? दीदी चकित थी। सोचना तो पड़ेगा दीदी, किसके भरोसे बैठी रहूं बताओ। पापा के रहते तुम लोगों का कुछ हो नहीं पाया। अब माँ के बस का तो ये काम है नहीं, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए रुकी रहूं? तब तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी दीदी। बहुत अच्छे मूड में हमारा चाय पान शुरू हुआ था, पर खत्म होते होते सबके मन खट्टे हो गए। खासकर उसकी ये बात तो बहुत ही बुरी लगी कि तुम लोगों का इंतजार करते करते मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। यह बात भी सच थी कि दीदी 30 पार कर चुकी थी और मैं 26 को छू रही थी। छोटी ने पिछले महीने 22 पूरे किए थे। यूं शादी के लायक तो थी, पर ऐसा भी नहीं था कि शादी की उम्र निकली ही जा रही हो। पर शायद हम दोनों की बढ़ती उम्र को देखकर वह अधीर हो उठी थी। यह बात नहीं है कि पापा ने दीदी के लिए कोई कोशिश नहीं की। बहुत हाथ पैर मारे, पर बात बनी ही नहीं। दीदी एकदम पापा पर गई है। रंग काफी दबा हुआ है।
इसलिए हर बार बात वहीं पर आकर अटक जाती थी। कुछ लोग तो ऐसे उस्ताद थे कि दीदी को देखने आते और मुझे मांग बैठते। मैं भी कोई स्वरूप सुंदरी नहीं हूँ, पर रंग जरा खुला हुआ है। फिर हिंदुस्तानी आदमी तो रंग पर ही मरता है। उन दिनों बहुतों ने सलाह दी कि जिसकी लग रही है उसी की कर दो, एक जिम्मेदारी कम हो जाएगी। पर पापा तैयार नहीं हुए। फिर उस तरह के संबंध के लिए मेरा मन भी गवाही नहीं देता था। यह तो एक तरह से बहन का हक छीनना ही हुआ न। विनीता को हम लोगों ने कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं। वह तो हमेशा से हम सबका खिलौना रही है। पर अब लगता है कि वह हम तीनों में सुंदर है, एकदम माँ पर गई है। माँ का रंग रूप तो उसे मिला ही है, स्वभाव भी वही है, वैसी ही मूडी, जिद्दी, चिड़चिड़ी और आत्म केंद्रित। उसकी ये विशेषताएं अभी अभी नजर आने लगी थी। 4-5 दिन बाद चिंटू मामा बड़ी विजयी मुद्रा में घर में दाखिल हुए। जीजी, सब पता कर लिया है। क्या पता कर लिया है? उस लड़के के बारे में। कोई शुक्ला कॉन्ट्रैक्टर है, उनका लड़का है। इसमें तुमने कौन सा तीर मार लिया मामा? मैंने कहा। यह सब तो छोटी ने उसी दिन बता दिया था। मुझे तो नहीं बताया, माँ ने कहा। तुम्हें सुनने की फुर्सत भी थी? पूछने का भी एक तरीका होता है। उसने तो कुछ भी नहीं छुपाया। यह भी बताया था कि लड़का डिप्लोमा होल्डर है, मंडी द्वीप की किसी फैक्ट्री में काम करता है। सब बता दिया था। उसके पीछे जासूस लगाने की तो कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी, बिल्कुल थी, मामा ने जोर देकर कहा। बिना जांच पड़ताल किए यह कैसे पता चलता कि दोनों रोज खाना साथ खाते हैं? लड़का रोज उसे दफ्तर से घर तक छोड़ जाता है। बड़ी होशियार बनती हो, दोनों को आज तक पकड़ पाई हो। यह खबर मेरे लिए नई थी। मैं थोड़ा चौंकी तो जरूर, पर मामा को पता नहीं चलने दिया। हालचाल सुनकर माँ की त्योरियां चढ़ी जा रही थी। उसे लक्ष्य कर मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ ना मामा। बिना जूते चप्पल चटकाए हमें ब्राह्मण का कमाता खाता लड़का मिल गया। कम से कम माँ की एक चिंता तो दूर हुई, नहीं तो कहाँ कहाँ हलकान होती फिरती। ब्राह्मण को लेकर खुश हो रही हो? वह बड़ा घाघ पंडित है, पूरा बनिया है। जानबूझकर बेटे को ढील दे रहा है, सोच समझकर ऑफिस की लड़की को फांसा है कि ऑफिस की सारी खबरें मिलती रहे, टेंडर आदि में सुविधा रहे। फिर लड़का प्राइवेट नौकरी में है। हाथ में एक सरकारी नौकरी तो आजकल बहुत जरूरी है। कम से कम क्वार्टर की सुविधा तो मिल ही जाती है। बूढ़ा बड़ा करामाती है, खूब उल्लू सीधा किया है उसने। और हम क्या कर रहे हैं मामा? मैंने चिढ़कर कहा। वे तो खैर पराए हैं, हम भी तो अपना स्वार्थ साध रहे हैं। नहीं तो ये फूल सी बच्ची की पढ़ाई छुड़वा कर उसे नौकरी में झोंकने की क्या जरूरत थी? अब अगर उसने वहां अपना भविष्य सुरक्षित करने का रास्ता खोज लिया है, तो इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है? कल को ये क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा ना, तो ये बड़ी बड़ी बातें भूल जाओगी। जिनके पास सरकारी मकान नहीं होते मामा, वे लोग क्या सड़क पर रहते हैं? और हमारे सिर पर छत बरकरार रहे, इसके लिए छोटी क्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? माँ एकदम आपे से बाहर हो गई। शादी के लिए ऐसी मरी जा रही है कि यह भी होश नहीं रहा कि दोनों बड़ी बहनें अभी घर में बैठी हैं। माँ, यह अन्याय तो मत कीजिए। दीदी ने इतनी देर बाद मुंह खोला। हम लोगों के इंतजार में तो बेचारी बूढ़ी हो जाएगी। जाहिर था विनीता की उस दिन वाली टिप्पणी दीदी भूली नहीं थी। मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा। आज आने दो, अच्छी खबर लेती हूँ। बहुत पढ़ निकल आए हैं। माँ, फालतू हंगामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़े कड़े शब्दों में कहा। अभी शादी की बात उसने तो उठाई ही नहीं है। फिर ये चिल्पो क्यों? और मामा, तुम्हें क्या दफ्तर में कोई काम नहीं है जो माँ की फालतू बातों में सिर खपाते हो? उनकी तो आदत ही है, न खुद चैन से रहती है न किसी को रहने देती हैं। तुम और आग में घी देने क्यों आ जाते हो? मेरी बात पर मामा मुंह फुलाकर चले गए। उन्होंने चाय भी नहीं पी। उनके इस अपमान पर माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई, पर मैं खुश थी। कम से कम 10-15 दिन तक तो वे इधर का रुख नहीं करेंगे। जब भी आते हैं घर की शांति भंग कर जाते हैं, हर बात में दखल अंदाजी करेंगे। अरे, इट इज अवर लाइफ यार। 6 बजे मैं चलने को हुई तो दीदी ने कहा, आज ट्यूशन नहीं जाओगी तो नहीं चलेगा। माँ भरी बैठी है, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। दीदी रोज रोज नागा तो नहीं कर सकती ना, तो मैं सब्जी लेने निकल जाती हूँ, ताकि वह सीधे शेर के मुंह में समा जाए। यह तो कायरता है दीदी। तुम इतनी कमजोर और डरपोक क्यों हो दीदी? कभी तो दृढ़ता से काम लो।
यह तुम्हारे दब्बूपन का नतीजा है जो विनीता आज भुगत रही है। क्यों, मैंने क्या किया है? उस दिन तुम अगर तनकर खड़ी हो जाती और कहती कि पापा की नौकरी पर पहला हक मेरा है, तो किसी की मजाल नहीं थी जो विरोध करता। पर तुमने तो चुपचाप फॉर्म पर दस्तखत कर दिए, अपना हक छोड़ दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए थे। हाँ, वह भूल तो मैंने भी की थी। मुझे लोगों ने सब्ज बाग दिखाए थे और मुझे विश्वास था कि पीएचडी होते ही मुझे कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी। सब अरमान धरे रह गए। और मेरी क्या समस्या थी बताऊं? सब लोग उस नौकरी को मेरी शादी से जोड़कर देख रहे थे। मुझे लगा कि मैं जिद करूंगी तो सब यही समझेंगे कि मैं शादी के लिए मरी जा रही हूँ, और मुझे ऐसी शादी मंजूर नहीं थी जिसका आधार मेरी नौकरी हो। हम लोगों की बेवकूफी के कारण उस लड़की का जीवन चौपट हो गया दीदी। अब हमें उस अन्याय का परिमार्जन करना होगा। सही गलत वह जो भी कर रही है, उसमें हमें उसका साथ देना है। कम से कम माँ के कोप से तो उसे बचाना ही है। दीदी को खूब अच्छे से पट्टी पढ़ाकर मैं ट्यूशन पर चली गई, पर वहां ज्यादा देर बैठ न सकी। सिर दर्द का बहाना बनाकर जल्दी ही उठाई, जैसी कि संभावना थी। घर पर युद्ध छिड़ चुका था। माँ बरस रही थी, छोटी उनके सामने तनकर खड़ी थी। दीदी सहमी सी किचन के दरवाजे में खड़ी थी। मुझे देखते ही उनकी जान में जान आई। माँ गरज रही थी, दोबारा फिर कभी तुझे उसके साथ देखा तो टांगे तोड़कर रख दूंगी। अच्छा तो है, फिर मैं आराम से घर पर बैठ जाऊंगी। दफ्तर से हमेशा के लिए छुट्टी ले लूंगी। उसके इस लापरवाह रुख से माँ और भड़क गई। नौकरी की धौंस दिखाती है। तू क्या सोचती है? तू घर बैठ जाएगी तो हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा? जब इतना हौसला था तो मेरी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? पढ़ाई न छुड़वाती तो जैसे तू डॉक्टर बन ही जाती। न बनती डॉक्टर तो न सही, कॉलेज जाकर कोई डिग्री तो ले लेती। जिंदगी भर हायर सेकेंडरी का ठप्पा लेकर तो न घूमती। सुन लो इसकी बात, क्या पूरी जिंदगी निकल गई है? लड़कियां क्या प्राइवेट परीक्षा नहीं देती? देती होंगी, मुझे नहीं देनी है। और अपने भाई से कह देना मेरे दफ्तर के आसपास न मंडराया करे। मैंने इशारा भी कर दिया तो ठुकाई हो जाएगी। छोटी ने जैसे जंग का ऐलान कर दिया था। फिर तो यह गर्जन तर्जन रोज की दिनचर्या का अंग बन गया। माँ घड़ी लेकर बैठी रहती और मिनट मिनट का हिसाब मांगती। माँ के जासूस भी मुस्तैदी से विनीता की हर गतिविधि का ब्यौरा देते रहते थे, जिससे माँ और भड़क उठती थी। पर विनीता भी अपडेट हो गई थी और ईंट का जवाब पत्थर से देने लगी थी। कई बार समझाया भी कि माँ, ये रोज रोज की किचकिच अच्छी नहीं लगती। अनुशासन अपनी जगह है, पर रस्सी को इतना भी मत तानो कि टूट ही जाए। उसका गर्म खून है, कल को कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। पर माँ पर तो जैसे भूत चढ़ा हुआ था। छोटी की नौकरी उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी थी। वह उनके बुढ़ापे का सहारा थी। उसी को डांवाडोल होते देख वे पागल हो उठी थी। फिर जिसका डर था वही हुआ। एक शाम वह दफ्तर से घर नहीं लौटी। इन दिनों वह अक्सर देर से लौटती थी, इसलिए हमने 7 बजे तक किसी तरह सब्र किया। इस बीच जैसे जैसे समय बीत रहा था, माँ का पारा और हमारी धुक धुकी बढ़ती जा रही थी। विश्वास हो गया था कि आज लड़की की खैर नहीं। पर 8 बजे तक भी वह नहीं लौटी तो मैं उठ खड़ी हुई। दीदी चलो चप्पल पहनो। कहाँ जा रही हो? माँ गुर्राई। कहीं तो जाना ही पड़ेगा, क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मामा को फोन कर दो। हाँ, उन्हें साथ लेकर ही जाएंगे। और जल्दी से सीढ़ियां उतर गई। दीदी बोली, मामा को मत घसीटो, वे तमाशा खड़ा कर देंगे। माँ को किसी तरह चुप तो कराना था ना, नहीं तो वे खुद बुला लाती। घर से निकलकर हम लोग सीधे अय्यर साहब के पास गए। वे पापा के कोलीग थे और अच्छे दोस्त भी। हमें देखकर बहुत खुश हुए। आज अंकल को कैसा याद किया? याद तो बहुत करते हैं अंकल, पर इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। आज कोई खास काम? खास ही समझिए। मैंने बड़े सहज भाव से कहा, आपके यहाँ एक शुक्ला कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हें पहचानते हैं? वे भेद भरे ढंग से मुस्कुराए। विनीता के बारे में बात करना है। दीदी का चेहरा एकदम फक हो गया। पर मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, आपने ठीक समझा अंकल। कैसे लोग हैं? बात चलाई जा सकती है न? बिल्कुल। अच्छी फैमिली है, लड़का भी अच्छा है। आप सिफारिश कर दीजिए ना। मैंने मनुहार की। सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है।
मामला जम जाएगा। जाहिर था उन्हें सब पता था। फिर इधर उधर की बातें करते हुए मैंने धीरे से शुक्ला जी का पता पूछ लिया। उन्हें ठीक से पता नहीं था, पर फोन नंबर के आधार पर डायरेक्टरी से मालूम कर लिया। मैंने पता नोट किया, चाय पी और अंकल को धन्यवाद देकर हम लोग बाहर आ गए। मैं तो डर गई थी कि कहीं तुम छोटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखवाओगी। पता है, आंटी दूसरे दिन पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट कर देती। मुझे इतना पागल समझा है। वहां नहीं जाती तो शुक्ला जी का पता कैसे मिलता। अब वहां जाएंगे। ऑफ कोर्स। शहर से बाहर बनी एक कॉलोनी में उनका घर था। ढूंढने में परेशानी नहीं हुई, पर वहां पहुंचने तक मन में खटका बना रहा। सुनसान रास्ता और स्कूटर पर हम दो महिलाएं। डरने की तो बात ही थी, पर आवेश में मैंने उस डर को भी पीछे छोड़ दिया। शुक्ला जी का पूरा परिवार हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। हमें देखकर वे बुरी तरह चौंक पड़े। विनीता का चेहरा तो एकदम सफेद पड़ गया और वह तुरंत उठकर भीतर चली गई। हमें किसी ने अंदर आने के लिए नहीं कहा, फिर भी मैंने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। आपने शायद हमें पहचाना नहीं। हम लोग विनीता की बहनें हैं। मैं अनीता और ये बड़ी दीदी सुनीता। हाँ, याद आया। एक दिन घर पर आया था तो आप लोगों से मुलाकात हुई थी। शुक्ला जी बोले। भाभी जी कैसी हैं? इस समय तो बहुत ही टेंशन में है, मैंने हंसकर कहा। और फिर प्रस्तावना में समय बर्बाद न करते हुए कहा, हम लोग विनीता को लेने आए हैं। वे कुछ देर तक माकूल जवाब सोचते रहे। फिर उन्होंने आवाज दी, पराग, जरा विनीता को लेकर बाहर आओ। पर पराग नामक वह सुदर्शन युवक अकेला ही बाहर आया और बोला, पापा, विनीता कह रही है अब वह उस नरक में लौटकर नहीं जाएगी। तो कहाँ रहेगी? मैंने पूछा। यहीं इसी घर में। किस रिश्ते से? घर की बहू की हैसियत से, उसने दृढ़ता से कहा। परसों हम लोग शादी कर रहे हैं। मैंने शुक्ला जी की ओर देखा। अब तक वे काफी संभल चुके थे। बोले, देखिए, बच्चे जिद पर थे। कल को कोई ऊंच नीच हो जाती। मैंने सोचा इससे अच्छा है विधिवत शादी कर दी जाए। मैंने पराग की माँ को भी यही समझाया। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू अंकल, मैंने उठते हुए कहा। आपका हाथ इन दोनों के सिर पर है। अब हमें कोई चिंता नहीं है। विदा लेकर हम दोनों बाहर आ गई। बाहर आते ही दीदी बोली, ये क्या बात हुई? इतनी दूर आए और खाली हाथ जा रहे हैं। खाली हाथ क्यों दीदी? हमने लड़का देखा, लड़के का घर बार देखा, लड़के के बाप का रुख देखा। क्या यह कम है? तो अब क्या करने का इरादा है? यही मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अब तुम्हारा क्या विचार है? यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा। हमने अपनी गुड़िया सी बहन के साथ बहुत अन्याय किया है। यह उसके परिमार्जन का अवसर है। जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हम दोनों को उसके साथ रहना है। उसकी खुशी को हमें यादगार बनाना है। और माँ, माँ से हम लड़ जाएंगे। फिलहाल उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यही कह देना कि दफ्तर में बहुत देर हो गई थी। तुम्हारे डर के मारे वह अपर्णा मौसी के यहाँ रुक गई है। तुम कहोगी तो माँ विश्वास कर लेगी। पता नहीं माँ ने हमारी बात का विश्वास किया या नहीं। उसकी चिंता करने की हमें फुर्सत ही नहीं थी। समय इतना कम था और सामने इतने सारे काम थे। कमरे का दरवाजा बंद करके पूरी रात हम दोनों प्लानिंग करती रही, बजट बनाती रही, कार्ड का मजमून तैयार करती रही। सुबह सबसे पहले हमने एक एक एप्लीकेशन ठोकी और घर से निकल ली। माँ से यही कहा कि छोटी को लेने जा रही हैं। तुम्हारे डर के मारे वह अकेले नहीं आएगी। बाहर निकलकर हम लोगों ने 5-7 होटलों का मुआयना किया और एक हॉल बुक कर लिया। वहीं पर 150 लोगों के लिए भोजन का भी ऑर्डर दे दिया। एक बार होटल तय होने के बाद ही निमंत्रण पत्र छपने के लिए दिए जा सके। एक पंडित जी को पकड़ा, पूजा सामग्री की व्यवस्था भी उन्हीं को सौंप दी। हार फूल का ऑर्डर दे दिया। बैंड बाजी का जुगाड़ हमारे बस का नहीं था। हमने एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुक कर दी। फिर छोटी के लिए बनारसी साड़ी और दूल्हे के लिए रेशमी कुर्ता और धोती जामा खरीदा। इतना करते करते ही हमारी बैंक बिल्कुल खाली हो गई। दीदी को कार्ड के लिए भेजकर मैं अगले प्रबंध के लिए घर आ गई। देखा कि वहाँ पूरा कुनबा मौजूद है। माँ के इंटेलिजेंट ब्यूरो की दाद देनी पड़ी। वे लोग जरा भी गाफिल नहीं थे। मैंने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने दी। हंसते हुए कहा, कितना अच्छा हुआ जो आप सब लोग यहीं मिल गए। मैं यहीं पर आप सबको विनीता की शादी का निमंत्रण दे रही हूँ। कार्ड अभी आ ही रहे हैं। मैं जबानी बतला दूं, कल शाम 7 बजे
हिंडोला महल में। सबके सब अवाक, सब मेरा मुंह देख रहे थे। माँ की आंखों से तो अंगार बरस रहे थे। लग रहा था जैसे अभी मेरे बाल पकड़कर मुझे झिंझोर डालेंगी। बड़ी देर बाद फूफा जी बोले, यहाँ तो सब मिली भगत है, नाहक हमें परेशान किया, एक दिन की छुट्टी बर्बाद हो गई। क्या बात करते हैं फूफा जी, लड़की की शादी में आप 2 दिन की छुट्टी भी नहीं लेंगे? जानते तो हैं कि इस घर में कोई पुरुष प्राणी नहीं है, आप ही लोगों पर सारा दारोमदार है। शादी ब्याह का मामला है, वह क्या हम औरतों के बस का है? तू तो पुरुषों के भी कान काट रही है, तुझे किसी की क्या जरूरत है? चाचा ने ताना कसा। वो तो हम सब अपनी सामर्थ्य और समझ के अनुसार कर ही रहे हैं। फिर भी ऐसा है कि शादी ब्याह में तो सबका ही सहयोग अपेक्षित होता है। यह कोई शादी है? मामा एकदम फट पड़े। सीधे सीधे अपहरण का मामला है। मैं अभी जाकर एफआईआर दर्ज कराता हूँ। आप भूल गए हैं मामा कि लड़की बालिग है और सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो हार जाएंगे। नौकरी न हुई मुसीबत हो गई। माँ ने माथा ठोंकते हुए कहा, इससे तो अच्छा था सुनीता को लगवा देते, कम से कम जग हंसाई तो न होती। हमने तो पहले ही कहा था, श्रेय लेने का कोई मौका चाचा नहीं चूकते। जग हंसाई तो अब भी कुछ नहीं हुई है माँ। अच्छा खाते पीते घर का लड़का है, जाति बिरादरी का है, बिना किसी दान दहेज के शादी हो रही है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। पर हाँ, उसकी जगह अगर दीदी की नौकरी लग गई होती तो उसका फूल सा बचपन न छिनता, दीदी की भी जिंदगी बन गई होती, उनमें एक आत्मविश्वास जागता। पर उस समय तो तुम लालच में अंधी हो रही थी, हमसे ज्यादा तुम्हें गैरों पर भरोसा था, उनकी सलाह तुम्हारे लिए वेद वाक्य थी। तो अब हम गैर हो गए? सुन लो बिन्नो, हम इतनी भी फुर्सत में नहीं है कि सलाह मशवरा देते फिरे। हमें संदेशे भेजकर बुलाया जाता है तब हम आते हैं। चाचा और मौसी एक साथ बोल उठे। आप लोगों के आने पर हमें ऐतराज नहीं है मौसी, पर ये माँ जो है ना, दूसरों की बात पकड़कर बैठ जाती हैं। हमारी बातों का उन पर कोई असर ही नहीं होता। अब विनीता की बात ही लीजिए, उसे शादी की ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, पर माँ ने कोंच कोंच कर उसका जीना हराम कर दिया था। इसलिए चिढ़कर आवेश में आकर उसने ये कदम उठा लिया। अब अगर उसने तय कर ही लिया है तो शादी होकर रहेगी। चाचा, आप कन्यादान करना चाहें तो आपका स्वागत है। मामा, आप भात वात लेकर आना चाहें तो आपका भी स्वागत है। पर प्लीज थोड़ा संयम बरतिएगा, हमारी और आपकी इज्जत का ख्याल रखिएगा। ऐसा न हो कि मजबूरी में मुझे कोई अप्रिय कदम उठाना पड़े। अरे, मैं थूकता हूँ ऐसी शादी पर, मैं तो वहां झांकूंगा भी नहीं। मामा तैश में आकर उठकर चले गए। मैंने चैन की सांस ली। मामा का आना उनके न आने से ज्यादा दुखदाई था। भाई का यूं अपमानित होकर चले जाना माँ को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उनका तमतमाया चेहरा देखकर मैं समझ गई कि अब ज्वालामुखी फटने ही वाला है। सौभाग्य से तभी दीदी कार्ड लेकर आ पहुंची और वातावरण की कड़वाहट उत्सुकता में बदल गई। निमंत्रण पत्र का मजमून, कागज, साइज, छपाई आदि पर चर्चा होने लगी। आदत के अनुसार फूफा जी ने पूछ ही लिया, एक कार्ड 2-2.5 का तो पड़ा ही होगा, अर्जेंट में कुछ ज्यादा ही पड़ा है। वहाँ के खाने के रेट क्या है? बाकी दिनों का पता नहीं, अभी तो 125 रुपये प्लेट तय हुआ है। हॉल का किराया अलग से? जी, 8,000 एक शाम के। फूफा जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। माँ तो एकदम हत्थे से ही उखड़ गई। वाह, जैसे किसी नवाबजादी की शादी हो रही है। कौन देगा ये खर्चा? तुम दोगी और कौन देगा? माँ हो तुम उसकी। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। है कैसे नहीं? पापा हर महीने हम तीनों के नाम कुछ न कुछ जमा करते थे। वह पैसा किस दिन काम आएगा? पापा की ग्रेजुएटी अभी अनछुई पड़ी है, उसे कब हाथ लगाओगी? और कल को तुम लोगों की शादी होगी तब? तब की तब देखी जाएगी। अभी फौरन तैयार होकर मेरे साथ बैंक चलो, वह दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती हैं। जल्दी चलो। माँ ना नुकर करती रही तो आखिर मैंने ब्रह्मास्त्र निकाला। कहा, माँ कुछ तो शर्म करो, पिछले 3 साल से वह लड़की तुम्हें कमाकर खिला रही है, उसका कर्ज है तुम पर, इसका तो ख्याल करो। तुमने उससे बहुत कुछ छीना है, कुछ तो भरपाई करो। बेमन से ही सही, माँ को मेरे साथ बैंक आना पड़ा। पैसे निकलवाकर मैंने सीधे सराफे का रुख किया। छोटी के लिए एक सेट और दामाद के लिए अंगूठी खरीदी।
माँ को बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर 20-25 कार्ड और मिठाई फल फूल लेकर हम लोग शुक्ला जी के यहाँ पहुंचे। हमें दोबारा अपने दरवाजे पर देखकर शुक्ला जी चकरा गए। मैंने सामान मेज पर रखा, उनके हाथों में कार्ड दिया और हाथ जोड़कर कहा, मेरी छोटी बहन की शादी है, आप लोग जरूर पधारिएगा। उन्होंने कार्ड पढ़ा और चौंक उठे। उनकी उस अवस्था का लुत्फ उठाते हुए मैंने कहा, अंकल आपने जो बड़प्पन दिखाया उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज था। माना कि विनीता के पापा नहीं है, पर वह अनाथ नहीं है। उसकी माँ है, बहनें हैं, चाचा ताऊ हैं। उसे ऐसे बिन ब्याहे हम आपके घर कैसे रहने दें? जो भी हो, वह परंपरा के अनुसार ही तो अच्छा लगता है। आप शान से बारात लेकर आइए और 4 भले आदमियों के सामने उसे ब्याह कर ले जाइए। इस बार मुझे कहना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही आवाज दी, पराग, विनीता से कहो, उसकी दीदी लोग उसे लेने आई हैं। विनीता कहीं आसपास ही थी शायद। आवाज सुनते ही दौड़ी चली आई और हमसे लिपट गई। उसके आंसुओं का सैलाब किसी तरह थमता ही नहीं था। जोश में आकर एक कदम उठा लिया था। ऊपर से बहादुर बन रही थी, पर भीतर से तो डरी हुई थी बेचारी। रिक्शे में बैठते हुए मैंने दीदी से कहा, दीदी तुम चाहो तो घर पर उतर जाना, मैं इसे किसी पार्लर में लेकर जाती हूँ। इसके चेहरे की मुर्दनी धोने में तो हफ्ता लग जाएगा, पर कल तक जरा प्रेजेंटेबल तो बना दूं।